हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज जैसा कि आपने देखा होगा कि आरबीआई ने एक सरप्राइज मूव में, शॉक मूव में सडनली रेपो रेट बढ़ा दिया है 2 साल के बाद। और इससे इन्वेस्टर्स को लगभग 6.27 लाख करोड़ का जो नुकसान झेलना पड़ा है। मार्केट्स क्रैश कर गई हैं। और ये ऐसा उस दिन हुआ है जिस दिन आप देखेंगे एलआईसी का आईपीओ आया है और निफ्टी प्लंज कर गया है काफ़ी ज़्यादा। और आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है बिकॉज उनका कहना है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और उनका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टारगेट होता है 4+-2 रेट का, वो 6% के आसपास उन्हें मेंटेन करना होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। अब अगर इससे कम भी होगा तो भी यह फ़ायदे की बात नहीं है, क्योंकि फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। ज़्यादा होगा तो वो एक नॉर्मल कंज्यूमर को काफ़ी इफेक्ट करता है। अगर हम इन्फ्लेशन डेटा देखें तो अगर आप देखें सीपीआई इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा था लास्ट 2-3 महीनों से, मेजरली बिकॉज यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो उससे जो ब्रेंट ऑयल प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई लेवल पे हैं इस समय। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके नॉर्मल हाउस होल्ड पे देखने को मिलता है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है तो फ्यूल एंड पावर कॉस्ट, उससे नॉन फूड आर्टिकल, बेसिक मेटल, मिनरल्स, इन सब की कॉस्ट बढ़ गई। और कंज्यूमर लेवल पे आप देखेंगे ऑयल एंड फैट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, फूड एंड बेवरेजेस, सारे के सारे प्राइसेस बढ़े हुए हैं। और इनको हम जनरली देखते हैं कोर वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन में। कोर में हम लोग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि फूड एंड फ्यूल जो होता है वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। हेडलाइन में हम दोनों को मेजर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसके बाद ये आरबीआई को डिसीजन लेना पड़ा फॉर कंट्रोलिंग दी जो महंगाई और इन्फ्लेशन है। तो ये एक्चुअली में काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो रेपो रेट, जिसको हम रीपर्चेज रेट भी बोल सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, इसके बढ़ने या कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है एक आम आदमी को, एक आम इंसान को। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ओवरऑल अगर आप देखें एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड होती है। तो अगर हम आरबीआई देखें, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है जब भी डीलिंग करता है बैंक्स के साथ, तो इनके अपने एक नॉर्म्स होते हैं जिन, और उनके हिसाब से अलग अलग जो है लेंडिंग रेट्स होते हैं। और एंड में हम लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर्स या कस्टमर्स हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, इनको लेंड करता है पैसा। मान लो बैंक को थोड़ी कमी होगी पैसे की, तो वो बैंक उनसे उधार लेता है आरबीआई से, लेकिन बदले में बैंक को देनी पड़ती है कोई सिक्योरिटी, जिसको बोला जाता है कोलैटरल। तो कोलैटरल के फॉर्म में ये लोग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो सबसे ट्रस्टवर्दी होता है, उसको ये लोग रखते हैं गिरवी, और इसको ये बोलते हैं कि कुछ समय बाद ये उसको रीपरचेज कर लेंगे। इसी वजह से इसको रेपो रेट या रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटी रेट बोला जाता है। और ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है आरबीआई के लिए, आपके इन्फ्लेशन को या महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए। कैसे जानते हैं अभी। तो आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा देगा, इससे एक सीधा सीधा इम्पैक्ट कस्टमर लेंडिंग में पड़ता है, क्योंकि जो रेपो रेट है वो पैसा है जो बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट। और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंक्स को ये लोन महंगा पड़ेगा। और जब ये बैंक को ही लोन महंगा पड़ेगा आरबीआई से खरीदने में या लेने में, तो वो ऑब्वियसली कस्टमर को भी महंगा पड़ेगा। इसलिए जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, एमसीएलआर लेंडिंग रेट जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ा देते हैं, जिससे आपके एंड कस्टमर को एक नॉर्मल बैंक लोन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि बैंक्स जो हैं फिर वो लेंडिंग नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि उनके पास पैसे की ऑलरेडी कमी है। तो ये एक सबसे बड़ा डायरेक्ट टूल होता है जो आरबीआई यूज़ करता है जब भी उन्हें इन्फ्लेशन या महंगाई कंट्रोल करनी होती है, क्योंकि ये लिक्विडिटी जो है उसको खींच लेता है मार्केट से। और जब भी वो इसको बढ़ाते हैं तो बैंक्स के लिए मनी लेंड करना एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी उनके पास कमी थी, तभी वो आरबीआई से बोरो करने के लिए आए। और अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूँ तो कोई बैंक क्यों पैसा लेगा मुझसे, और इस वजह से वो कस्टमर को भी जो है कम पैसे देंगे। इसका सीधा इफेक्ट ये पड़ता है कि कस्टमर के पास अब पैसे कम है तो दे विल स्पेंड लेस। और जैसा कि आपको पता है महंगाई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि देयर आर टू मेनी टू मच ऑफ मनी रीचिंग आउट फॉर टू लेस ऑफ गुड। तो अब कस्टमर भी कम स्पेंड करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कम पैसा है। तो बिजनेस लेंडिंग के लिए कम पैसा जाएगा, और जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें थोड़े स्लो डाउन होने के चांसेस होते हैं। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आरबीआई खुश है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया इससे। बट यहीं पे अब एक दूसरा सवाल आता है कि ये तो रेपो रेट की बात हुई। अब अगर हम बात करें, एक दूसरा रेट होता है जिसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो कि आरबीआई उल्टा करता है यहाँ पे रिवर्स रेपो में। इसमें क्या होता है, आरबीआई के पास बैंक्स अपना एक्सेस पैसा रखते हैं और उस पे इनको मिलता है इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब ये कैसे होता है? अब यहाँ पे उल्टा हिसाब है।
यहाँ पे आरबीआई इसको यूज करता है टू कंट्रोल एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। अगर आप रेपो रेट देखेंगे वो सीधे सीधे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए है, बट यहाँ पे एक्सेस लिक्विडिटी को खींचने के लिए आरबीआई क्या करता है, वो रिवर्स रेपो रेट का यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे हमने पिछली कंडीशन में देखा, आरबीआई जो कि हमारा पापा बैंक है, जो बैंकर्स बैंक बोला जाता है, बैंक ऑफ द बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो क्या करता है, वो अब दूसरे बैंक को, जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको बोलेगा, जो बाकी जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो भी बैंक्स आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे, वो क्या बोलेगा उनसे कि तुम हमारे पास एक्सेस पैसे रख दो। तो बैंक्स के बोलेंगे भाई हम क्यों रखें एक्सेस पैसा, हमें क्या फ़ायदा। तो आरबीआई बोलता है काम करते हैं, मैं तुम्हें बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देता हूँ, आप उसके बदले में रख लो और बाद में मुझे दे देना। अभी के लिए अपना एक्सेस पैसा मेरे पास जमा कर दो। यू कीप योर एक्सेस, पार्क योर एक्सेस मनी विद मी। बैंक भी खुश है क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो खुश इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इंस्टेड ऑफ लेंडिंग इट टू अ कस्टमर, जहाँ पे रिस्की बिजनेस है कि कहीं पता चला वो पैसा लौट के आए या ना आए, एनपीए होने के चांसेस हैं कि वो पैसा ही ना लौट के आए, बैंक भी बोलेगा अरे बढ़िया है, आरबीआई से बेटर कौन सिचुएशन हो सकती है कि आरबीआई हमसे पैसा ले ले और हमें बदले में इंटरेस्ट रेट दे दे। तो आरबीआई जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरबीआई अगर लेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली आरबीआई चालाक है, आरबीआई सस्ते में देगा वो। तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट तो हाई रखता है लेकिन रिवर्स रेपो रेट कम रखता है। इसीलिए जनरली आप देखोगे 1 बेसिस पॉइंट आपका रिवर्स रेपो रेट कम रहता है। तो जो रेपो रेट रहेगा हमेशा उससे रिवर्स रेपो थोड़ा कम रहता है। अब इससे क्या हुआ, कस्टमर जो है उसे तो मिलेगा नहीं पैसा, क्योंकि जो बैंक है उसने एक्सेस पैसा अपने आरबीआई के पास रखवा दिया। अब कस्टमर को देने के बजाय वो एक्सेस पैसा किसको दे देता है, आरबीआई को, और उस पर मिलते हैं उसको इंटरेस्ट, और बल्ले बल्ले हो जाती है उसकी। अब यहाँ अल्टीमेट चीज़ उसके लिए क्या है कि भाई यहाँ पे सेफ इंस्ट्रूमेंट में उसने डिपॉजिट किया, आरबीआई से पैसा लेना वापस ज़्यादा ईजी है रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम समबडी, जो कि रिस्की सिचुएशन हो सकती है। तो रिवर्स रेपो रेट जो है उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे जो मनी है वो आपका मनी सप्लाई को खींचने का काम करता है, क्योंकि जो एक्सेस मनी बैंक के पास था वो आरबीआई ने उसको अपने पास रख लिया, बदले में उसने कोलैटरल दे दिया। बट बात आती है, ये एक नया टर्म आया है, व्हाट इज दिस एसडीएफ और स्टैंडर्ड डिपॉजिटिंग फैसिलिटी। अब ये एसडीएफ जो है ये क्या नया बला आया है, एक्चुअली में ये नई चीज़ नहीं है। एसडीएफ अगर आप देखेंगे ये उर्जित पटेल जी की कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आया था। सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट एम्पावर करता है 2018 में, जहां पे एक्सेस लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब किया जाता है विदाउट एनी कोलैटरल। जी हाँ, ये रिवर्स रेपो से इसलिए अलग है क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो रिवर्स रेपो में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आरबीआई को कोलैटरल देना पड़ता है। मतलब बैंक क्यों पैसा देगा आरबीआई को, तो आरबीआई उनको बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। लेकिन एसडीएफ के अंदर क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, जनरली इसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोला जाता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर आरबीआई जो है वो पैसे ले लेता है बैंक से, लेकिन बदले में कोलैटरल नहीं देता है। एज ऑफ नाउ वो 4.15% के आसपास है जो एसडीएफ रेट है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक तरीके का रिवर्स रेपो है विदाउट एनी कोलैटरल। ये अलाउ करता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी सेंट्रल बैंक को कि वो एक्सेस लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करे विदाउट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ कोलैटरल टू द बैंक। और ये स्पेसिफिकली किया गया है ताकि आरबीआई जो है ओवरनाइट लेंडिंग तो करेगा ही करेगा इसमें बेसिकली, और ओवरनाइट इन सब मनी वॉलेटिलिटी को देखेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचेगा आरबीआई को इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ कोई कोलैटरल नहीं देना। अब इसमें एक बात उठती है कि यूएस के फेडरल रिजर्व का भी पॉइंट जो है उठ के आया है कि जो वो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर सकते हैं। अब इसमें यूएस कहाँ से बीच में आ गया, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो अगर हम यूएस के फेडरल रेट के हाइक के बारे में बात करें कि 50 बेसिस पॉइंट वो बढ़ जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जब अगर फेडरल बैंक, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, अपना रेट बढ़ाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, और उसकी वजह से जो इंडिया में इतना सारा इन्वेस्टमेंट है स्पेशली यूएस डॉलर में, जिसको हम FIIs बोलते हैं, वो वहाँ जाएंगे, वो आउटफ्लो होगा जिसको हम हॉट मनी भी बोलते हैं। और इस रैपिड आउटफ्लो की वजह से क्या होगा, जो इंडियन मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी है, वहाँ पे क्या होगा, डॉलर की कमी हो जाएगी। अब आपको पता है कोई चीज़ कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, दैट मीन्स जो USD है वो अप्रिशिएट कर जाएगा। और कंपैरिजन में जो INR है, क्योंकि वो अब एक्सेस सप्लाई में है इकोनॉमी में और INR ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कम, दैट मीन्स इट विल डिप्रिशिएट। अब इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि $1 अगर आपका पहले इक्विवेलेंट था 70 रुपये के बराबर, अब वही $1 जो है उसकी कीमत हो जाएगी बढ़ के 72 रुपीज़। दैट मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई है और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। डॉलर अप्रिशिएट कर गया है, INR गिर गया है।
इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी भी इसलिए पड़ता है बिकॉज ये आरबीआई के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे मार्केट में आईएनआर की सप्लाई ज़्यादा है और इससे बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, बैंक ज़्यादा लेंड करेगा और इस वजह से फिर से महंगाई बढ़ जाएगी। तो अभी ऑलरेडी महंगाई बढ़ी हुई है, मोर मनी इज मैचिंग विथ लेस सप्लाई, सो ये बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर फेडरल रिजर्व भी अगर ये रेट बढ़ाता है तो और ज़्यादा आपका इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस थे, इस वजह से आरबीआई ने रेट चेंज किया है। बट देन दिस इज गुड फॉर एक्सपोर्ट्स बिकॉज एक्सपोर्टर्स कैन अर्न मोर, बट इम्पोर्ट हमारे और महंगे हो जाएंगे। इमेजिन करिए कि ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई हैं और अगर ये सिचुएशन होती है तो ऑयल इम्पोर्ट और महंगा होगा, इट विल बिकम एक्सपेंसिव, इट विल इम्पैक्ट ऑल योर नॉर्मल गुड्स एंड प्राइसेस जो ऑलरेडी अभी महंगे वो और महंगे हो सकते हैं। तो कंसिडरिंग ये सिचुएशन थी, आरबीआई ने सोचा कि पहले ही फेडरल रिजर्व के डिसीजन से पहले ही हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन महंगा ना हो। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा अनअकैडमी में जो मेरे कोर्सेज हैं वो थोड़े बहुत इन्फ्लेशन प्रूफ इसलिए हैं क्योंकि अनअकैडमी लेके आया एक नया ऑफर जहाँ पे अगर आप कॉम्बो एक्सटेंशन करते हो यूजिंग कोड DPS Live DEEP27 तो वो आपका 12 महीने 18 महीने के लिए 3 से 6 महीने तक एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। सो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है। आज ही यूज़ करें कोड DPS Live, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने, और आज अमेजिंग कोर्सेज आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के और बाकी टॉप एजुकेटर्स के। तो अब इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट एज अ नॉर्मल कंज्यूमर पे क्या पड़ेगा। एज अ नॉर्मल कंज्यूमर आपकी EMI बढ़ जाएगी क्योंकि बैंक्स के पास पैसा कम है लेंड करने के लिए। आपके होम लोन बढ़ने के चांसेस हैं, चाहे वो कार लोन हो, बाइक लोन हो, और ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन लाएगा। बैंक्स जो है लेंड नहीं कर पाएंगे पैसा और बिजनेस जो है वो भी अफेक्टेड रहेगा, दे विल हैव लेस मनी एंड ओवरऑल थोड़ा बहुत स्लो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ को। बट इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो आम आदमी की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। महंगाई जो है एक तरीके की टैक्स होती है जो गरीब इंसान को ज़्यादा अफेक्ट करती है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपांशु सिंह, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, हैव अ गुड डे।